चलिए आइए साथियों, अब देखो आप क्वेश्चन की लड़ियाँ और आपको सारे निपटाने हैं जल्दी जल्दी। देखो क्या है। भैया देखो आप पे दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10, 10 कार्ड है, उनमें नंबर लिखे हुए 1 से 10 आर प्लेस इन बॉक्स। अच्छा, डब्बे में बंद करा। अब किसी खिलाड़ी के बुला के कार्ड निकलवाएंगे। फिर जो जगलर है या जिसने ये सारा गेम बिछाया है, जिसने ये सारी लीला रचाई है, वो नौटंकी करेगा कि तेरे को मैं ये पहले से बता देता हूँ लड़के कि ये चीज़ें हैं, अब तू बता ये होगी नहीं होगी। तो एक इवेंट वो दे देगा, उसके बाद वो उसके बिहाफ में दूसरा इवेंट पूछेगा। तो कंडीशनल ही तो है, तो ये पहचानना भी है कि कंडीशनल है या नहीं है। ठीक है, ऐसे उसकी लैंग्वेज पता चल जाएगी। ये अकर हो गया तो इसकी बताओ, ये अकर हो गया इसकी बताओ। तो 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10 आर प्लेस इन अ बॉक्स मिक्सअप थ्रोली। ऐसा नहीं कि एक चिपका दिया, ऐसा कुछ नहीं। एंड 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली। एक कार्ड को हम रैंडमली निकालेंगे। इफ़ इट इज़ नोन दैट नंबर ऑन ड्रॉन कार्ड इज़ मोर देन 3। अगर ये हमें पहले से पता है कि जो नंबर निकलने वाला है वो 3 से ज़्यादा है, मतलब ये वो इवेंट है जो पहले ही हो चुका है। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ इवन नंबर? व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ इवन? चलो ये तो बहुत आसान है। अब कुछ खिलाड़ी ऐसे आएंगे, अच्छा सर 1 से 10, ओहो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, कुछ नहीं आता तो ऐसे कर लेते हैं वो। अच्छा उन्होंने क्या बोला? 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख दिया। अच्छा कुल मिला के कितने? 10। आंसर आ गया 7/10। क्यों? पता नहीं क्यों बेवकूफ़ एग्जामिनर उसने ये 4 मार्क्स में दे रखा, 6 में दे रखा, अपने तो ऐसे ही निकाल लिया हमने। तो बेटा ये गलत हो जाएगा ना, आपने ये पूरा एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बना दिया, दूसरे से मतलब ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि जगलर ने पहले ही बोल दिया है, जो रचयिता है, लीला रचयिता है, उसने पहले ही बोल दिया है कि भैया ये तब देखना है आपको कि जब आपने इवन भी निकालना है। इनमें से सारे थोड़ी निकालने हैं 3 से ज़्यादा, इसमें से इवन निकालने हैं। इवन कौन कौन है? 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो क्या तुम 4/10 बोल दोगे क्या आंसर? मतलब 2/5 बोल दोगे क्या आंसर? अब बताओ ये भी सही है क्या? कुछ भी सही नहीं है यार, लॉजिक के हिसाब से चलो। तो उन्होंने बोला कि 10 कार्ड जो है 1 से लेकर 10 तक, उसे हमने बॉक्स में प्लेस करा, मतलब ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, बक्से में रखा, मिक्स थ्रोली करा, ये सारा एक्सपेरिमेंट है। तो कुल मिला के सैम्पल स्पेस का जो सेट बनेगा उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नंबर आने वाले हैं। और कुल मिला के नंबर कितने हैं सैम्पल स्पेस में, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 10 हैं, 10 एलिमेंट है। अच्छा इसके बाद जो चीज़ हो चुकी है अकर, तो उसे ऐसे लिख लेते हैं ऑलरेडी अकर, AO, ऑलरेडी अकर, उस सेट को बोल देना A। और ऑलरेडी अकर क्या हो चुका है? जो हमें पहले से ज्ञात है, जो हमें पहले से नोन है। नोन क्या है कि नंबर जो हम निकालेंगे कार्ड में वो 3 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये पहले से ऑलरेडी अकर है। A क्या है कि गेटिंग नंबर, एक ही कार्ड निकालना है, 1 से ज़्यादा निकालेंगे तो कॉम्बिनेशन आएगा, ये भी याद रखना। 1 से ज़्यादा निकालेंगे, अगर इतनी विल होगी फ्री की 1 से ज़्यादा निकाले तो कॉम्बिनेशन आएगा। अभी नहीं आएगा कॉम्बिनेशन, तुम ये भी बेवकूफ़ बने रहते हो कि कॉम्बिनेशन कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा। एक निकालेंगे तो कॉम्बिनेशन क्यों आएगा? क्या कंबाइन करोगे? क्या सेट बनाओगे? पैंट को शर्ट से, केले को संतरे से, क्या सेट बनाओगे यार? अभी तो प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल लग रही है, कॉम्बिनेशन नहीं आया है। अभी सिंपल सा करो। ए क्या है? ए वो है जो पहले से ज्ञात है, पहले से हो चुका है। क्या? गेटिंग नंबर या गेटिंग नंबर मोर देन 3, गेटिंग नंबर मोर देन 3, 3 से ज़्यादा नंबर मिले। तो भैया ए का सेट आपको पता है क्या बनेगा? 3 से ज़्यादा नंबर कुल मिला के कितना है? 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। बोलो हाँ है ना? ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आगे। ठीक है, अब जो डिपेंडेंट है डी डिपेंडेंट, उस सेट को बी मान लेंगे। इसे पूरा लिखना, ऑलरेडी अकर यह है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट सेट को बी मान लेंगे। बी क्या है? गेटिंग
इवन नंबर। अभी ये इंडिविजुअली निकल रहा है, अभी इससे मतलब नहीं है कि ए के होने के बाद बी निकालना है, अभी उससे कोई मतलब नहीं है। गेटिंग इवन नंबर, तो भैया बी का सेट क्या हो जाएगा, इवन नंबर कुल मिला के कितने हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने आए, 1 2 3 4 5, 5 आए भैया। कितने आए, 5 आए। कितने आए, 5 आए। बहुत बढ़िया। तो अब एक सिंपल सी बात, तुम्हें ए इंटरसेक्शन बी तो निकालना ही पड़ेगा। अब इसको तुम काफ़ी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये है कि वो नंबर निकालो, जनरली बात करें तो वो नंबर निकालो जो 3 से भी ज़्यादा और इवन हो, वो नंबर निकालो जो 3 से भी ज़्यादा और इवन हो। बट यहाँ पे वो क्या है कि हमें ऐसा इवन नंबर चाहिए जो 3 से ज़्यादा हो। इसका मतलब हमें पहले से पता है कि 3 से ज़्यादा है नंबर, और उसमें भी इवन नंबर ढूंढना है। ये बातें हैं, ठीक है। जनरली तो आप ये बोल दोगे एक ऐसे नंबर चाहिए जो इवन भी हो और 3 से ज़्यादा हो, 1 से लेकर 10 के बीच। बट यहाँ पे उसका क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये है कि हमें पहले से पता है कि 3 से ज़्यादा नंबर है और उसमें से इवन छांटने हैं। ये बात है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, देखो भाई ढूंढो, 4 है, हाँ 4 है, 6 है, हाँ 6 है, 8 है, हाँ 8 है, 10 है, हाँ 10 है। तो क्या होगा, 4 6 8 10, ये इवन भी है और 3 से ज़्यादा भी है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हुए, 4 हुए। बोले हाँ है ना, यस। तो आपको क्या निकालनी है अब, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की कि नंबर आई इवन, प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की कि नंबर आई इवन, इवन के साथ इवेंट कौन है, बी है। जब हमें पहले से पता है कि वो नंबर 3 से ज़्यादा आने वाला है, प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की कि नंबर इवन है, जबकि हमें पहले से पता है कि वो नंबर 3 से ज़्यादा आने वाला है, मतलब पी बी बाई ए। अब तो बात ही खत्म यार, अब तो फॉर्मूला लगाओ। पी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी ऊपर और नीचे वाली चीज़ नीचे, पी ए नीचे। बोलो हाँ है ना, हाँ सर। हमें पहले से पता है कि जो हमारा नंबर आने वाला है वो क्या है, 3 से ज़्यादा है, मतलब ए इवेंट पहले ही हो चुका है और तब निकालना है कि वो इवन है, मतलब बी इवेंट निकालना है। फॉर्मूला लगाओ, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन टोटल एन एस और एन ए अपॉन एन एस। अब बस ये तो फॉर्मेलिटी के लिए लिखना पड़ता है, पर एन ए इंटरसेक्शन भी कितने, 4, टोटल कितने हैं 10, यहाँ पे भी 10, एन ए में कितने हैं, एन ए में 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 7 हैं। ये कटा 4/7 आंसर आ गया। बोलो बात खत्म, यस सर बात खत्म। ऐसे करना है, बोलो कोई शक नहीं सर, आ रहा है समझ में। चलो नेक्स्ट करो। प्रोबेबिलिटी दिमाग का खेल है बच्चों, सारा जज यहीं से तो होता है। चलो आओ थोड़ा बढ़ाते हैं। एक डाई को थ्रो करो, कितने इवेंट, 6, 2 को थ्रो करो 6 का स्क्वायर 36, 3 को थ्रो करो 6 का क्यूब 216, है ना। ऐसी एक कॉइन को टॉस करो, इवेंट आएंगे 2, हेड टेल। 2 कॉइन को टॉस करो एक साथ, या एक कॉइन को 2 बार करो, 2 की पावर 2, 4 इवेंट आएंगे। 3 कॉइन को टॉस करो तो 8 इवेंट आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार थ्रो करा, एंड सम ऑन नंबर्स अपीयरिंग इज observed to be 6. What is conditional probability that number 4 has appeared at least once? कम से कम एक बार आए तो 2 बार भी आ सकता है, ठीक है। कम से कम एक बार आए पर 2 बार भी आ सकता है। कोई इतनी दिक्कत वाली बात, एटलीस्ट बोलो ना उन्होंने, तो 2 बार भी आ सकता है। नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एटलीस्ट 1, करके देखिए, करिए। 4 को मैं 4 कैसा आएगा, सम 6 ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये देखिए एक डाई को थ्रो करेंगे बहुत बार तो सैंपल स्पेस बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस आएंगे, 6 का स्क्वायर कितना, 36। सारे नहीं दिखाऊंगा भैया, सारे नहीं दिखाऊंगा। सैंपल स्पेस कुछ ऐसा बनेगा, देखो जैसे मान लो पहले डाई में 1 आ गया, दूसरे में भी 1 आए, फिर पहले में 1, दूसरे में 2, पहले में 1, दूसरे में 3, पहले में 1, दूसरे में 4, ऐसे पहले में 1, दूसरे में 6, अब पहले में 2, दूसरे में 1, पहले में 2, दूसरे में 2, एंड सो ऑन। पहले में 2, दूसरे में 3, पहले में 2, दूसरे में 4, पहले में 2, दूसरे में 5, पहले में 2, दूसरे में 6। ऐसी पहले में 3, दूसरे में 1, पहले में 3, दूसरे में 2, पहले में 3, दूसरे में 3, पहले में 3, दूसरे में 4, पहले में 3, दूसरे में 5, पहले में 3, दूसरे में 6। ऐसी 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। ऐसी पहले में 5 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। ऐसे फाइनली
6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ऐसे सैम्पल स्पेस बनते हैं, इतने बड़े इनसिग्निफिकेंट होते हैं बनाने के लिए, तो इसलिए बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस आपको पता चल गया कितने हैं, 36 हैं। अब सबसे पहले ये चीज़ देखो, हमें पता क्या है, सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। मतलब जो स्पेक्टेटर्स थे उनको पता चल गया कि भाई जो नंबर आने वाला है वो 6 से, मतलब जो 2 नंबर होंगे उनका सम 6 होगा। सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज अपीयर टू बी 6 या ऑब्जर्व टू बी 6। ठीक है, इसके बाद हमें इस चीज़ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 4 कम से कम एक बार तो आए। भैया 2 बार नहीं आ सकता, 4 और 4 हो जाएगा 8, भैया 6 ही चाहिए, इसलिए इसे एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, आओ, जो ऑलरेडी अकर हो चुका है वो ये चीज़ है, उस इवेंट को मान लेंगे ए, कि इवेंट दैट सम ऑफ नंबर ऑन 2 डाई इज 6। ये हमें पता है। ए वो इवेंट है कि जो 2 डाई हैं उनमें कुल मिला के सम कितना है, 6 आए। पूरा लिखो क्या क्या है, ए के सेट क्या क्या होंगे, जल्दी बताओ। जो सम आए नंबर में 2 डाई में वो 6 आए। तो पहले एक देख लो, एक में क्या जोड़ें कि 6 आ जाए, 5 ही जोड़ सकते हैं। एक में क्या जोड़े कि 6 आए, 5 ही जोड़ सकते हैं। 1 6 7 हो जाएगा। अब 2 में आओ, 2 में क्या जोड़ेंगे कि 6 आए, 4 ही हो सकता है। 3 में क्या जोड़े कि 6 आए, 3 ही हो सकता है। 4 में क्या जोड़े 6 आए, 2 ही हो सकता है। 5 में क्या जोड़े 6 आए, 1 ही हो सकता है। 6 में कुछ नहीं जोड़ सकते कि 6 आए, 0 तो होता ही नहीं है, तो बस इतना ही है। इन सबको देख लो आप, देखो ना इन सबको कितना आ रहा है, 6 नहीं आ रहा, 5 और 1 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6, 6 प्लस समथिंग कुछ नहीं होगा 6, ये है। यह हमें पता है, ये पहले ही हो चुका है ऑलरेडी अकर। अब बी वो इवेंट है जो डिपेंडेंट होगा, इवेंट दैट नंबर 4 अपीयर एटलीस्ट वंस। अभी दोनों को जोड़ेंगे, रुक जाओ, एटलीस्ट वंस। ठीक है, बी वो इवेंट है कि नंबर 4 अपीयर हो एटलीस्ट वंस, एक बार तो हो जाए अपीयर। यहाँ से मत देखो, पागल तो नहीं हो, हमें पूरे सेट से देखना है कि 4 कम से कम एक बार तो आए, 2 बार भी चलेगा। तो बी का सेट क्या आएगा, यहाँ से कभी नहीं देखते बच्चे, वो तो कॉमन में देखेंगे ना जब इंटरसेक्शन निकालेंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो बी में क्या, 4 कम से कम एक बार आए, तो 1 4, फिर 2 4, 3 4, 4 4, 5 4, 6 4। अब इसमें सम थोड़ी है, इसमें सम की ज़रूरत थोड़ी है। और बताओ कोई हो सकता है आगे पीछे, बताओ। 4 आगे भी आगे, 4 पीछे भी आगे, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते। अब सिंपली निकालने ए इंटरसेक्शन बी, इसको आप क्या समझें, अगर हम जनरली समझें तो हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए 2 डाई में जिनका सम 6 आए, साथ में कम से कम उसमें 4 एक बार आए, 6 भी आए सम और 4 भी आए, या हम ऐसे समझें। यहाँ पे कंटेक्स्ट में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कंटेक्स्ट में ये है कि हमें ऐसे 2 डाई के पेयर्स चाहिए, डाइस के पेयर्स चाहिए जिनका सम 6 आए, और उन्हीं सम 6 में से कुछ ऐसे चुनने हैं जिनमें 4 कम से कम एक बार आए। तो देखो आप भैया, दोनों में क्या कॉमन चीज़ है, 2 4 है, 2 4 है, 4 2 है, 4 2 है, 4 2 का है, 4 2 का है, 4 2 का है। एटलीस्ट वंस बोला ना, हाँ, तो 4 2 भी आएगा। ठीक है, 4 4 भी है, 4 2 भी है। ठीक है, ये है, और कुछ तो नहीं है ना, नहीं, तो ये 2 है बस, और तो कोई नहीं है ना, नहीं, 3 3 नहीं, 4 तो चाहिए, बस यही है। तो ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे, एक तो 4 2 और एक आएगा 2 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितने आ गए, कुल मिला के 2 आ गए। अब आपको किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है रिक्वायर्ड, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम पेयर ऑफ डाई में एक या एक से ज़्यादा, या तो एटलीस्ट मतलब एक या मैक्सिमम ज़्यादा, 2 में भी क्या है, कम से कम 4 तो आए। मतलब भैया जिसमें 4 है वाला इवेंट लेना है बी ऊपर, और जबकि हमें पहले पता है कि सम भाई 6 आना चाहिए, तो 6 सम वाले में से कुछ ऐसे चुनो जिनमें कम से कम 4 तो अपीयर हो। तो पी बी बाई ए चाहिए, कितने के बराबर, पी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि ए पहले ही अकर हो चुका है, हमें पहले से पता है कि सम कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, उनमें से ये चुनने हैं कि जिनका सम या जिनके में कम से कम एक बार 4 आए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी होगा एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस, और यहाँ पे होगा एन ए अपॉन एन एस। तो एन ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान से देखो कितना है, 2 है,
टोटल कितने हैं 36, टोटल कितने हैं 36। एन ए वाले कितने हैं, एन ए लिखे नहीं सर आपने, ओहो एन ए लिखो, कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 हैं, 5 लिखा, 2/5 आंसर आ गया। बस सारा खेल इस चीज़ का है, कोई भी इवेंट स्किप नहीं कर सकते आप यहाँ पे, ठीक है। 2/5 आंसर आ गया, ठीक है, शाबाश। समझ में आया, गुड। नहीं आया, क्या करोगे ज़िंदगी में, अगर यही नहीं आया तुम्हें क्या करोगे ज़िंदगी में, भैया इतना दिमाग नहीं लगा सकते, इंजीनियर क्यों बन रहे हो। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और देखिए हमसे आप क्या पूछा है। देखिए आपसे आप क्या पूछा है, आपसे बोला है साहब कि ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ठीक है साथियों। क्वेश्चन है अज्यूम दैट ईच born child is equally likely to be boy or girl, equally likely to be boy or girl if a family has two children, if a family has two children, what is the conditional probability that both are girls, ये हमें निकालनी है, ये डिपेंडेंट है, both are girls, ये हमें निकालना है कि दोनों गर्ल्स हों। गिवन दैट, गिवन ये है पहली चीज़, अब तो अलग अलग बार निकालना पड़ेगा। यंगेस्ट चाइल्ड इज़ अ गर्ल, यंगेस्ट चाइल्ड इज़ गर्ल, और दूसरा है एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज़ गर्ल, वन ऑफ चिल्ड्रन, कम से कम एक तो गर्ल हो, चिल्ड्रन इज़ गर्ल। अब एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप इनका छोड़ने का मन करता है आपको, इन्हें पर छोड़ना नहीं है बच्चों, समझना है। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान के चलो कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो शिशु पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा, न्यूबॉर्न बेबी होगा, उसके गर्ल होने के जेंडर के और बॉय होने के जेंडर के सेम चांसेस हैं। अब दो चीज़ें होती हैं, जेंडर और सेक्स। कौन सी सोसाइटल होती है, कौन सी चीज़ सोसाइटी ने बनाई, और कौन सी चीज़ बायोलॉजिकल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। बायो वाले समझते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। इंसान आदमी औरत दोनों, इंसान मर्द होके भी लड़की हो सकता है, और इंसान मर्द का उल्टा क्या होता है, औरत हो के भी लड़का हो सकता है। ये बातें हैं, समझ लेना क्या बोलना चाहते सर, धीरे धीरे समझ में आएगा। सारी साइकोलॉजी फिलॉसफी की टर्म है। हालांकि आज अभी क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। हमें बोल रखा है कि ऐसे मान के चलिए कि जो बच्चा पैदा होने वाला है, न्यूबॉर्न बेबी, उसके लड़के होने और लड़की होने के इक्वल चांस हैं। अब कोई फैमिली, उसमें 2 चिल्ड्रन है, ठीक है, यहीं से हमारा सैम्पल स्पेस बना। सैम्पल स्पेस ये बना कि फैमिली में 2 चिल्ड्रन हैं, और सैम्पल स्पेस में ऐसे बनाऊंगा, पहले अडल्ट पहले लिखूंगा और यंगेस्ट बाद में लिखूंगा। ऑब्वियसली यंगेस्ट बाद में पैदा होगा, अडल्ट पहले पैदा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एडी एनाटॉमी, बर्थ रेट के हिसाब से या बर्थ डेट के हिसाब से पहले अडल्ट पैदा होगा, फिर यंग पैदा होगा। अडल्ट 2010 में पैदा हुआ तो यंग 2020 में पैदा होगा। तो देखिए आपका सैम्पल स्पेस बनेगा कैसे, मान लो 1 होगा अडल्ट के लिए, 2 होगा यंग के लिए, ठीक है। 1 होगा अडल्ट के लिए, 2 होगा यंग के लिए। मान लो पहली जो शिशु है, बच्चा है, वो भी गर्ल हुई, और यंगेस्ट भी क्या है, गर्ल है। अडल्ट भी गर्ल है, यंगेस्ट भी गर्ल है। दूसरा अडल्ट भी बॉय हुआ, यंगेस्ट भी बॉय हुआ। अडल्ट गर्ल हो गई, यंगेस्ट बॉय हो गया, या अडल्ट बॉय हो गया, अडल्ट बॉय हो गया, मतलब B1 1 है अडल्ट के लिए, और यंगेस्ट गर्ल हो गई B1 G2। देखो समझ में आया। पहला क्या है, G1 G2, अडल्ट भी गर्ल है, यंगेस्ट भी गर्ल है। B1 B2 अडल्ट भी बॉय है, यंगेस्ट भी बॉय है। फिर सिंपल सी बात, G1 B2 मतलब अडल्ट भी गर्ल है, यंगेस्ट बॉय है, अडल्ट बॉय है, यंगेस्ट गर्ल है, ठीक है। सैम्पल स्पेस के बाद हमें इस चीज़ की इवेंट निकालना है कि दोनों लड़कियां हों,
जब हमें ये पता है कि यंगेस्ट चाइल्ड गर्ल है, पहली बात ये, और कम से कम एक बच्चा तो गर्ल हो, लड़की हो, ये चीज़ें हैं, तो केस फर्स्ट मान के चलते हैं। ये जो फर्स्ट और सेकंड आपको दिया है ना, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ हो चुकी है, उसके बाद इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालो कि दोनों लड़कियां हों। तो ए जो है, ए ऑलरेडी अकर हो चुका है। ए क्या है कि इवेंट इस चीज़ का कि जो हमारी यंगेस्ट गर्ल है या यंगेस्ट चाइल्ड है वो गर्ल हो, ये ए ओ है, ऑलरेडी अकर हो चुका है। अब इसके सेट में कौन कौन आएंगे कि इस चीज़ का सेट क्या होगा कि यंगेस्ट चाइल्ड गर्ल हो। यंगेस्ट चाइल्ड गर्ल मतलब यंगेस्ट है 2 के लिए, 2 पे गर्ल देखो एक ये रहा, 2 पे गर्ल देखो एक ये रहा, G1 G2 और B1 G2, G1 G2 और B1 G2। भाई यंगेस्ट, उन्होंने बोला यंगेस्ट जो चाइल्ड हो वो गर्ल हो, तो उसमें अडल्ट गर्ल भी हो सकता है और अडल्ट बॉय भी हो सकता है। यंगेस्ट गर्ल होगी पर अडल्ट गर्ल भी हो सकती है और अडल्ट बॉय भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये ऑलरेडी अकर है। अब बी वो इवेंट है जो डिपेंडेंट है। बी वो इवेंट है कि बोथ आर गर्ल्स, बी वो इवेंट है कि बोथ आर गर्ल्स, दोनों गर्ल्स हों, तो भैया उसका तो एक ही है ना। कौन, यहाँ पे देखो कौन है, G1 G2 है, दोनों लड़कियां हों तो उसका G1 G2 है। अब ए वो इवेंट था कि यंगेस्ट चाइल्ड गर्ल हो, ये ऑलरेडी अकर हो चुका है, पता है माँ बाप को, कैसे माँ बाप है पता है, ठीक है। अबे यार ठीक है, तो वो क्या होगा भैया, गर्ल यंग होनी चाहिए, बॉय अडल्ट बॉय भी हो सकता है, अडल्ट गर्ल भी हो सकती है, बट अगर दोनों गर्ल्स हैं इसको हमें निकालना है। ये डिपेंडेंट है ऊपर वाले के ऊपर, ए वाले के ऊपर, तो G1 G2 है, ऊपर वाले के ऊपर तो सभी हैं, ठीक है। तो अब एन ए इंटरसेक्शन बी, या सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी। भैया दोनों में कॉमन एक ही है, G1 G2। आओ निकालते हैं। हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि दोनों जो चाइल्ड हों वो गर्ल्स हों, मतलब बी चाहिए, जबकि हमें पहले से ही पता है कि यंगेस्ट तो गर्ल है, यंगेस्ट तो गर्ल है मतलब ए पहले से पता है, तो पी बी बाई ए चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, पी बी बाई ए के लिए प्रोबेबिलिटी होगा ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे वाली चीज़ पहले ही कर हो चुकी है, मतलब हमें पहले से पता है कि यंगेस्ट क्या है, गर्ल है। इसके बाद अब हम इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने हैं कि दोनों ही लड़कियां हों, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी है, तो ये होगा एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एफ और एन ए अपॉन एन एफ। ये तो फार्मूला बेस है, ये आपको पता होना चाहिए। एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में एक ही है G1 G2, इसका सेट आया 1, मतलब इसका एलिमेंट आया 1। एन एफ टोटल कितने हैं, 4 हैं, नीचे भी टोटल कितने 4 हैं, और ए में कितने हैं कि यंगेस्ट चाइल्ड गर्ल हो, उसमें 2 हैं, तो आंसर आ गया 1/2, 1/2। क्लियर है इतना, देख लीजिए, समझ में आया। मिटा रहा हूँ, मिटा दूंगा, दिक्कत नहीं, मिटा दूंगा। चलो मिटा देते हैं। केस सेकंड, इसको भी आप ए बी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सी डी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो केस सेकंड ये है कि एक चीज़ ऑलरेडी अकर है, वो क्या है, उसे हम सी मान लेते हैं। सी ये इवेंट है कि हमें पहले से पता है कि कम से कम एक चिल्ड्रन गर्ल हो, एटलीस्ट 1 चिल्ड्रन इज गर्ल, एटलीस्ट में गिवन से, मतलब 1 से मैक्सिमम तक जाएंगे, 2 लड़कियां हो सकती हैं, और एटमोस्ट में क्या होता है, गिवन से 0 तक जाते हैं, मतलब दोनों बॉय भी चलेंगे। तो एटलीस्ट 1 ऑफ चाइल्ड इज गर्ल, कम से कम एक भी गर्ल हो, तो एक भी आएगी 2 भी आएगी। तो सी का देखो, कम से कम एक तो लड़की होनी चाहिए, कम से कम एक तो लड़की होनी चाहिए, तो एक तो वो तब आ जाएगी। अब उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कि बॉय कि कौन यंग है कौन एडल्ट है, हमें बस लड़कियों का देखना है। तो G1 G2 हो जाएगा, B1 G2 हो जाएगा, ठीक है, G1 B2 हो जाएगा, और एक फिर वो फाइनली बचा B1 B2, वो तो हो ही नहीं सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि क्या है यहाँ पे, कम से कम एक चाइल्ड गर्ल हो, तो एक चाइल्ड गर्ल वाले ये 2 हैं, और 2 भी चलेंगे, तो G1 G2 भी यहाँ पे हमने लगा दिया ना। अब हमें इस चीज़ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए डी की कि बोथ आर गर्ल्स, दोनों क्या हैं, गर्ल्स हैं। सर पहले तो आपने इसे सी ले लिया था, वो बी ले लिया था, कोई बात नहीं, यहाँ पे दोनों गर्ल्स हैं, तो दोनों गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी एक ही होगी G1 G2, और दोनों में इंटरसेक्शन होगा C इंटरसेक्शन D, वो भी आपको दिख रहा है G1 G2 यहाँ एक ही बार है, तो यहाँ पे लिख देंगे G1 G2। बस अब हमें किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रिक्वायर्ड इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम एक चिल्ड्रन गर्ल हो, कम से कम एक चाइल्ड गर्ल है, वो तो है C, जबकि ये हमें पहले से पता है, सॉरी हमें प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की निकालनी है,
हमें प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की निकालनी है कि दोनों गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी है डी, जबकि हमें पहले से ये पता है कि एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज गर्ल, मतलब हमें सी का पहले से पता है। तो पी सी बाई डी कितना होगा, सिंपल सी बात है, पी सी इंटरसेक्शन डी अपॉन पी और यहाँ पे आएगा डी, पी सी इंटरसेक्शन डी मतलब एन ऑफ सी इंटरसेक्शन डी अपॉन एन सैम्पल स्पेस का, और यहाँ पे आ जाएगा एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ सैम्पल स्पेस का। एन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। एन ऑफ सी इंटरसेक्शन डी में कुल मिला के एलिमेंट एक ही है, G1 G2, टोटल हैं 4, अपॉन एन डी में दोनों गर्ल्स हों उसका भी कितना है, 1 है, और अपॉन में आ गया 4। ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, नहीं। तो 1/1 आंसर आ रहा है इसका, बट इनका आ रहा है 1/3। हमसे कोई गलती, एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज गर्ल, मतलब ये हमारा पहले ही हो चुका है, कुछ हमने गलत तो नहीं करा। बोथ आर गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उल्टा कर लिया, दोनों गर्ल्स हैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि हमें पता है कि एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज गर्ल, मतलब सी पहले से अकर हो चुका है, तो बस यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा NC, यहाँ पे आ जाएगा NS और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, वही ग्लेजिंग के चक्कर, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है, शाबाश।